धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 11 अहम खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज के दिन की शुरुआत कोर्ट बुलेटिन के साथ हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले यही बुलेटिन आपके सामने पहुंचेगा, लेकिन क्या है 11 खबरें बताने से पहले छोटी सी अपील है आपसे। अगर आप लोग YouTube देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर दिल्ली हाई कोर्ट से जुड़ी हुई आ रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। सफदरजंग एक इलाका पड़ता है दिल्ली के अंदर, जहां सफदरजंग हॉस्पिटल भी है, सफदरजंग एयरपोर्ट भी है, बहुत कुछ है वहां पर। पॉश इलाका माना जाता है दिल्ली का। वहां के रेजिडेंट्स जो हैं वो पहुंच गए हैं, यानी कि वहां के जो रहने वाले हैं वो पहुंच गए हैं हाई कोर्ट में। उन्होंने एक पिटीशन वहां पे दाखिल कर दी है दिल्ली सरकार के खिलाफ। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार है। इन रेजिडेंट्स का कहना है कि साहब, हमारे यहाँ के अगल बगल के जो निजी अस्पताल हैं, जिनको इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं, उनको कोरोना हॉस्पिटल्स बना दिया गया, जिससे हम लोगों की जान को खतरा पैदा हो गया। हमारी बगैर जानकारी के, हमें बगैर विश्वास में लिए सरकार ने जो एक कदम उठाया है, ये गलत कदम है और इस कदम पर रोक लगाई जानी चाहिए। कौन कौन संगठन पहुंचे हैं थोड़ा सा वो देख लीजिए। सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया नाम का एक संगठन है, दूसरा संगठन का नाम है RWA, और तीसरा और भी कई सारे संगठन हैं। इसमें सब लोग दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचे हैं, पिटीशन दाखिल कर दी है। जस्टिस नवीन चावला इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। अब इस मामले में अगली जब सुनवाई होगी, हमारी नज़र से ये मामला गुजरेगा तो हम भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कमाल की चीज़ है ना, बताइए, हॉस्पिटल है वो तो बड़ी गंभीर बीमारियों का पहले से इलाज कर रहा है। कैंसर का, अस्थमा का, कोढ़ की बीमारी हो जाती है लोगों को, दुनिया भर की बीमारी हो जाए, TB का। तो अब क्या कोरोना का इलाज अगर प्राइवेट हॉस्पिटल करेंगे तो उसके आसपास बसे हुए जो रिहायशी लोग हैं, यानी कि रेजिडेंट है, वही कहेंगे साहब इस हॉस्पिटल में ये क्यों रहा। कल को तो फिर ऐसे भी कहेंगे कि हमारे एरिया में सुलभ शौचालय मत बनाइए, क्योंकि लोग आएंगे और यहाँ पे करेंगे अपना क्रियाक्रम और चले जाएंगे, और उसके बाद यहाँ वायरस फैल जाएगा, गंदगी फैल जाएगा, और उससे पोलियो फैल सकता है। आपको पता है खुले में शौच करने से पोलियो फैलता है। तो अजीब सी ये सोच है, लेकिन खैर इनकी चिंता लगती है, तो ये अपनी चिंता को लेकर पहुँचे हैं कोर्ट। अब कोर्ट क्या करेगा और सरकार क्या जवाब देगी, उस पर नज़र रखने की कोशिश करेंगे। दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। ये खबर भी हमारे पास दिल्ली हाई कोर्ट से जुड़ी हुई आ रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, इसको नोट करके रखिए, क्योंकि आपके हर घर, हर परिवार से, बच्चे से जुड़ी हुई है। फीस वृद्धि का मामला है। तमाम सरकारों ने कहा है कि कोई भी स्कूल फीस बढ़ोतरी नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसे 2 मामले आए दिल्ली सरकार के खिलाफ। तो दिल्ली सरकार का जो शिक्षा निदेशालय है, जिसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं एजुकेशन डायरेक्टरेट, वो और इसके अलावा जो सरकार है वो एक्शन लेने के लिए तैयार हो गई इन दोनों स्कूलों के खिलाफ। लेकिन एक्शन से बचने के लिए दोनों स्कूल पहुंच गए कहां पर, हाई कोर्ट के अंदर। इन्होंने जाके हाई कोर्ट में कहा कि जब तक के साइबर सेल हमारे मामले की जांच कर रहा है, तब तक दिल्ली सरकार को आदेश दिया जाए, उसके एजुकेशन डायरेक्टरेट को आदेश दिया जाए कि वो हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना ले। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस जयंतनाथ की बेंच ने इस पूरे मामले को सुना और फिलहाल स्टे कर दिया कि ना तो शिक्षा निदेशालय और ना ही प्रदेश सरकार स्कूलों के खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है, जब तक कि साइबर सेल की जाँच जो है पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। जानकारी हमारे पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन लगता है साइबर सेल का मामला जिस तरीके से आया, तो हो सकता है मेल भेज के, व्हाट्सएप भेज के लोगों से कहा हो कि फ़ीस बढ़ोतरी का पैसा दीजिए। उसके बाद इनकी शिकायत की गई हो, उसके बाद सरकार और शिक्षा निदेशालय इनके खिलाफ एक्शन लेने के मूड में आया हो और मामला आपराधिक भी इनके खिलाफ दर्ज करा दिया हो। इसलिए साइबर सेल उस मामले की जांच कर रही है। कह रहे होंगे कि हमने ऐसा मैसेज नहीं भेजा है, वो नहीं किया, तो तमाम चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। लेकिन जानकारी में जितना है उतना आपके सामने रख रहे हैं। अब इसमें अगली सुनवाई होगी, उसमें सरकार और शिक्षा निदेशालय जो है वो किस तरीके से अपना पक्ष रखेंगे, हम लोग उस पर नज़र बनाए रखने की कोशिश करेंगे। तीसरी खबर हमारे पास बॉम्बे हाईकोर्ट से जुड़ी हुई आ रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। आवश्यक वस्तु घोषित कर मुफ्त में बांटे जाएं सैनिटरी नैपकिन। ये बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल की गई और उसमें कहा है कि लॉकडाउन के चलते लोग बेरोजगार हैं, उनकी आर्थिक हालत जो है बदतर हो चुकी है, उनके पास पैसे नहीं है, जिसके चलते उनके घरों की महिलाओं को, बच्चियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार जो है सैनिटरी नैपकिन को आवश्यक वस्तु घोषित करे और उसके बाद उनको मुफ्त में ये बांटे जाने चाहिए। इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब कर लिया है। वो अपना जवाब लेके जब जाएगी, नज़र में आएगा तो हम भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं।
ये खबर सुप्रीम कोर्ट से हमारे पास आ रही है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे सुनवाई करने जा रहा है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का 23 मार्च का एक आदेश था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है तो जेल में लोगों को नहीं रखा जाना चाहिए, उनको जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए, लोग जेल में भीड़ नहीं जुटने देना चाहिए। इसके बाद जगह जगह से खबरें आने लगी कि इतने लोग जेल से छोड़ दिए गए, उनको जमानत दे दी गई, इतने लोग जेल से छोड़ दिए गए, उनको जमानत दे दी गई। अब इसी सिलसिले में हुआ क्या है वो थोड़ा समझ लीजिए। मद्रास हाई कोर्ट है, केरल हाई कोर्ट है, राजस्थान हाई कोर्ट है, उत्तराखंड हाई कोर्ट है, इसने ऐसे दोषियों को भी छोड़ दिया, ऐसे आरोपियों को भी छोड़ दिया, ऐसे मुल्जिमान को भी छोड़ दिया जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं हुई थी। चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया आपको बता दें, पुलिस को किसी भी मामले में 60 दिन के भीतर या 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी होती है। अगर पुलिस 60 दिन के भीतर 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती तो जो अदालतें होती हैं, जो कोर्ट्स होती हैं, वो अमूमन ज़मानत दे देती हैं। तो ऐसे मामलों में अदालत ने ज़मानत दे दी, क्योंकि पुलिस जब पहुंची कोर्ट में तो उसने कहा साहब हमें तो और टाइम चाहिए क्योंकि लॉकडाउन है, हम आ जा नहीं पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे पता नहीं उनको जांच रिपोर्ट या कोई और रिपोर्ट लेने के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा, हवाई जहाज़ बंद है जी, वहाँ से ला नहीं पा रहे हैं। पुलिस को कौन सा काम करना है इसमें क्रांतिकारी। खैर चलिए, उनकी बात है पुलिस की। तो पुलिस का कहना था कि लॉकडाउन हो गया, इस वजह से हम टाइम पे अपनी रिपोर्ट जो है चार्जशीट दाखिल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें इजाज़त दी जाए और वक्त बढ़ाने की। लेकिन हाई कोर्ट ने उनको कई जगह पर इजाज़त देने से मना कर दिया है। अब ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुँच गया है। सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार कर रहा है कि क्या वो चार्जशीट बढ़ाने का जो टाइम पीरियड है, भाई 60 दिन वाला 90 दिन वाला, उसको बढ़ा के वो आगे ले जाए, 120 दिन कर दे या 180 दिन कर दे, ताकि चार्जशीट हो जाए और तब तक उन मुल्जिमान को जिन पर आरोप लगे हैं वो जेल में रहें और उन्हें ज़मानत ना दी जाए। इस पर जो भी होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसका असर जीएसटी पर भी पड़ेगा, इनकम टैक्स से जुड़े हुए मामलों पर भी पड़ेगा। भाई जब यहाँ पे कह रहे हो 60 दिन में मामले को निपटाइए, 90 दिन में मामले को निपटा के चार्जशीट करिए, तो इनकम टैक्स के मामले भी तो ऐसे ही होते हैं, जीएसटी के मामले भी तो ऐसे ही होते हैं। तो ये जो फैसला करने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, जिस पर सुनवाई करके जो भी अपनी राय देगा लोगों के सामने वो आएगी, उस पर हम भी नज़र बनाए रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये हल्का नहीं होने जा रहा है, ये काफ़ी गंभीर मामला होने जा रहा है। 12 जून को इस पर सुनवाई होगी। अब अगली खबर का रुख करते हैं। ड्राइवर्स को 10 दिनों के भीतर 5-5 हजार रुपए अदा करे अरविंद केजरीवाल सरकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जजमेंट सुना दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सीमा कोहली और एस प्रसाद की बेंच के सामने मामला पहुंचा, जिसमें बहुत सारे ड्राइवर्स पहुंचे। उन्होंने कहा कि अप्रैल के शुरुआती दिनों में केजरीवाल सरकार ने एक ऐलान किया था कि ई रिक्शा वाले, ऑटो रिक्शा वाले और इसके अलावा जो ग्रामीण सेवा है उसके जो चालक हैं यानी कि ड्राइवर्स हैं, उनको 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन के चलते वो भी बेरोजगार हो गए, गाड़ी तो उनकी चल नहीं रही है। लेकिन अभी तक वो नहीं दिए गए हैं। तो इसके बाद पूरी सुनवाई करने के बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 10 दिनों के भीतर उन सबके खातों में 5-5 हज़ार रुपये सरकार जल्द से जल्द डलवा दे। इस मामले में वैसे सरकारी वकील जो पहुंचे थे, जिन्होंने केजरीवाल सरकार का पक्ष रखा, और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे कुल 31,000 लोग हैं जो जिन्हें हम ऑटो चालक, रिक्शा चालक या ग्रामीण सेवा चालक मानते हैं। उनमें से 11,780 लोगों में से 4,835 लोगों के खाते में हम लोग पैसा दे चुके हैं, लेकिन कोर्ट संतुष्ट नज़र नहीं आई। उन्होंने कहा 10 दिनों में सबके खातों में भेज दो भैया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गुजरात हाई कोर्ट से खबर हमारे पास आ रही है और गुजरात हाई कोर्ट ने एक बार फिर गुजरात सरकार को झटका दिया है। बता दें, एएमए यानी कि अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन नाम की जो संस्था है, आप समझ गए होंगे एसोसिएशन के नाम से, ये लोग पहुंचे हाई कोर्ट और इन्होंने कहा कि साहब प्रदेश सरकार कहती है कि प्राइवेट डॉक्टर कोरोना की जाँच के लिए नहीं लिख सकता है। सुन रहे हैं, होना क्या चाहिए था कि सब डॉक्टरों को कहा जाए कि भैया जांच कराइए, जो बीमारी है उसको पकड़िए। लेकिन गुजरात सरकार है, ये मोदी जी का गुजरात है, वाइब्रेंट गुजरात है। विजय रूपाणी मुख्यमंत्री बने बैठे हैं यहाँ पे, नितिन पटेल उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं यहाँ पे, जो स्वास्थ्य मंत्रालय में उन्हीं के पास है। उन्होंने कहा कि बगैर सरकार की अनुमति के, कमाल की चीज़ है ना जी, सरकार से अनुमति लेने चाहिए, बगैर सरकार की अनुमति के कोई प्राइवेट डॉक्टर कोरोना की जांच के लिए नहीं लिख सकता है, नहीं करवा सकता है किसी भी मरीज की। इसको लेकर एएमए पहुंचा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने पूरे मामले को सुना और कहा कि कोरोना की जांच के लिए सरकार की अनुमति यानी कि इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है। एक के बाद एक हाई कोर्ट से ऐसे फैसले आ रहे हैं, लेकिन बेशर्मी बेगैरती बेहयाई का आलम यह है कि कुछ और दिखा दीजिए। मोदी जी कुछ और बताने लग जाते हैं। राजू जो है वो राजा बन गया है, भीख से मांगे हुए पैसे उसने लोगों को बांट दिए। आपने तो लोगों से जो चंदा इकट्ठा किया पीएम केयर्स फंड में, वो भी किसी को नहीं दे रहे हो, बता भी नहीं रहे हो। राजू की तारीफ करके लोगों का ध्यान जरूर डाइवर्ट कर रहे हो। ऐसे राजू तो हज़ारों पड़े हैं इस समाज में और हमेशा लोगों की मदद करते आए हैं।
उनके जज्बे को हमेशा सलाम है। आपके कहने से ऐसा नहीं कर रहे हैं वो, ये मत सोचिए। पति की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज की पत्नी। आपको बता दें 80 साल के सैफुद्दीन सोज पेशे से प्रोफेसर भी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार किया जाता है। उनका 5 अगस्त 2019 से जब से कश्मीर का विभाजन किया गया, विभाजन मतलब एक लद्दाख बना दिया, एक जम्मू कश्मीर अलग से बना दिया, और अमित शाह ने देश के यशस्वी गृह मंत्री सरदार पटेल के बाद ऐसे गृह मंत्री बने जिन्होंने तो कश्मीर को साथ जोड़ा था। इन्होंने कश्मीर को भारत में मिला दिया, विलय कर दिया, उसका स्पेशल दर्जा जो था, उसका संविधान वाला जो मामला था वो सब खत्म कर दिया है, कमाल कर दिया। तब से वो जेल में हैं, करीब 10 महीने हो गए हैं। अब इनकी पत्नी जो पहुंची हैं सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा ना तो आज तक ये बताया जा रहा है कि मेरे पति को क्यों बंद रखा जा रहा है, उम्र 80 साल है, उनसे कौन सा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, रिटर्न में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे में आप ऑर्डर करें और मेरे पति को रिलीज़ कराएं। सैफुद्दीन सोज की पत्नी जो हैं उन्होंने ये दाखिल की है, जिनका नाम है मुमताज़ुन निशा। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। देखेंगे, पता चला वही हाल करा जैसे कश्मीर वाले लोग आए थे, माई बाप हमारे यहाँ 4G चलवा दो ना जी। आप भी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर रहे हो जी, 4G चल रहा जी भी तो सुनवाई कर रहे जी, 4G ना चलेगा क्यों कर सुनवाई कर लोगे, हमारे यहाँ 2G चल रहा। लेकिन कोर्ट ने कहा भाई हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, सरकार कह रही थारे यहाँ 4G चलवा दिया ना तो आतंकवादी बढ़ जाएंगे थारे यहाँ से, तो आतंकवादियों का बढ़ना रोकने को 4G नहीं चलने का। तो इस मामले में देखेंगे क्या करेंगे। पाक के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि नवाज शरीफ के खिलाफ फिर से एक बार अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है और साथ ही कहा है उनसे कि वो पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साथ कोर्ट में पेश हों। ये मामला जब आएगा हमारे सामने, इससे ज़्यादा अपडेट के साथ फिर रखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। इंडिया नहीं भारत या हिंदुस्तान कहिए, क्योंकि इंडिया कहना गुलामी की पहचान है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है और ये पिटीशन लिस्टेड हुई फ्राइडे को। मैं आपके सामने खबर कब रख रहा हूँ, मंडे को, जानबूझ के रख रहा हूँ खबर देरी से। सोचिए उस खबर के बारे में कि फ्राइडे को जब वो लिस्टेड हुई तो ऐसे बोबड़े जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो उस दिन हाजिर नहीं थे, तो इसलिए इस मामले को मंगलवार के लिए लगा दिया गया, यानी कि 2 जून के लिए लगा दिया गया। काफ़ी गंभीर मान रहे हैं वो इस मामले को, कह रहे भाई मैं ही सुनूंगा, मेरे अलावा कोई और ना सुने इस पूरे मामले को। कहा क्या गया, दिल्ली के रहनुमा एक शख्स हैं, उन्होंने पिटीशन दाखिल किया। उन्होंने कहा साहब जब हम हिंदुस्तान कहते हैं ना तो हमारी संस्कृति दिखाई देती है, जब हम भारत कहते हैं तो हमारी संस्कृति दिखाई देती है, लेकिन जब हम इंडिया कहते हैं तो ऐसा लगता है हम उपनिवेश के दौर में चले गए हैं, अंग्रेज़ों के दौर में चले गए हैं, जो गुलामी का दौर था। इसलिए इंडिया हटाकर हमारा नाम जो है भारत का वो हिंदुस्तान या भारत करना चाहिए। और इन्होंने जो दलील दी है वो बड़ी कमाल की। इन्होंने कहा जब संविधान सभा बनी थी संविधान के गठन के लिए, उस दौरान भी ये बात कही गई थी, लेकिन उस दौरान बात नहीं सुनी गई। आज सबसे अच्छा वक्त है भाई, 56 इंच का सीना रखने वाले नरेंद्र मोदी, उनके दौर में नया संसद बन रहा है। आपको पता ही अंग्रेजों के बनाए हुए संसद में कांग्रेस इतने बरस तक बैठी रही, राज करती रही, उनने कभी नया संसद नहीं बनाया। अब मोदी जी नया संसद बना रहे देश के अंदर, तो ऐसे में देश का नया नाम भी तो होना चाहिए, इंडिया वाला नाम मिटा देना चाहिए। तो ये पिटीशन दाखिल की गई है, अब इस पर कल सुनवाई होनी है। आप लोग नज़र बनाए रखिएगा कि क्या ये सिर्फ हिंदुस्तान नाम रखने के लिए किया गया है या वाकई में भारत भी रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको लाल कृष्ण आडवाणी की थ्योरी को समझना पड़ेगा और आरएसएस की थ्योरी को समझना पड़ेगा। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान वो सीधा सीधा इस तरीके से कहते हैं, और लाल कृष्ण आडवाणी तो सीधा कहते हैं हिंदू स्थान, जहाँ पे हिंदू रहते हैं उस स्थान को हिंदुस्तान कहा जाता है। कहीं ये उस और कोशिश ना की जा रही हो। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मोबाइल मिलने भर से किसी को हत्या का दोषी नहीं माना जा सकता है, न ही उसको उम्र कैद की सजा सुनाई सकती है। मध्य प्रदेश के एक मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए बरी कर दिया। क्या पूरा मामला था वो थोड़ा सा समझ लीजिए। मध्य प्रदेश में एक शख्स का मर्डर हो गया। मर्डर हो जाने के बाद एक शख्स के पास मोबाइल मिला, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, उसके साथ 2 लोगों को और पकड़ा, 3 लोगों को जेल में डाल दिया। जो निचली अदालत यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसने मौत की सज़ा सुना दी, यानी कि फांसी की सज़ा सुना दी। जिससे मोबाइल बरामद हुआ उसको दोषी माना। उसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा मध्य प्रदेश के, तो हाई कोर्ट ने कहा नहीं भाई मौत की सज़ा मत दो, उम्र कैद की सज़ा दे दो, तो उम्र कैद की सज़ा दे दी। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना भैया उम्र कैद की सज़ा भी नहीं, इसको बरी कर दो। और जो सबसे दिलचस्प चीज़ कही उस पर थोड़ा आपको गौर करना चाहिए। कहा इसके पास से मोबाइल ही तो बरामद हुआ है, और मोबाइल की जो बरामदगी दिखाई है पुलिस ने वो भी सस्पेक्टेड है, यानी कि संदिग्ध है। आपको तो पता है पुलिस किसी के भी घर में घुस जाए, बैग लेके जाएगी और बाद में निकलेगी हमें तो हथियार बरामद हुए। ये तो पुलिस का पुराना स्टाइल है। नहीं देखा हो तो न्यूयॉर्क फिल्म देख लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। मैं अक्सर क्या कहता हूँ, जिन लोगों को पत्रकारिता करनी है ना उनको 3 फिल्में मेरे हिसाब से देखनी चाहिए। पेज 3
नंबर 1 फिल्म, दूसरे नंबर की फिल्म जेल, तीसरे नंबर की फिल्म न्यूयॉर्क। ये फिल्में देखिए, आपको बहुत सारी तमीज़ पैदा होगी कि पत्रकारिता कैसे कर सकते हैं और क्या होता है पत्रकारिता के अंदर। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अगर ये हत्यारोपी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बरी कर दिया, तो जो शख्स मरा उसको किसने मारा और ये कब तक होता रहेगा और कब तक ये जो एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस हो चाहे और एजेंसी, वो ऐसा करती रहेंगी। आप देखिए बम ब्लास्ट के इतने मामले होते हैं, मालेगांव हुआ, यहाँ हुआ, वहाँ हुआ, समझौता एक्सप्रेस हुआ, मक्का मस्जिद हुआ, सब लोग बाद में छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं भाई? तो उन्हें मारा किसने ये कौन बताएगा? इस शख्स को मारा किसने? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि इस शख्स को रिहा करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को जांच करने वाले अफसरान को भी लटका देना चाहिए था? उनको उम्र कैद की सजा देनी चाहिए थी कि तुमने जांच कैसी करी है? इस पर भी बहस होनी चाहिए। लेकिन खैर, जितना अपडेट है उतना हम आपके सामने रख रहे हैं और जितना सुप्रीम कोर्ट ने कहा वही रखने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से कोई नैरेटिव बनाने की कोशिश नहीं करते। तो यही थी आज की 10 अहम खबरें। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।